वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चल रहा था यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी, और यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है कि कोई भी अस्थायी परमाणु होगा वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किनको क्षय करेगा, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं। अल्फा है यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बीटा है वो नॉर्मली अभी तक हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का होता है, और गामा किरणें होती हैं उन पर आवेश कितना होगा, शून्य होगा। तो कोई भी अस्थायी परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा कणों का वहां पर क्या करता है, क्षय करता है। तो इसके लिए वो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करता है, यही क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। तो इसमें आगे ये है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, कल कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। इसको बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी संबंध। रदरफोर्ड और सोडी नाम से साइंटिस्ट हुए हैं दो, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी संबंध। एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला आएगा, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, n इक्वल टू एन नॉट ए की पावर में माइनस की लैम्डा टी। इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी संबंध कि जो चरघातांकी रूप से जो परमाणु है उनकी संख्या में लगातार क्या होगी, कमी होगी, चरघातांकी रूप से, एक्सपोनेंशियल, e की पावर में आ रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं चरघातांकी। तो इसको देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मूला आता है। पहले इधर फोकस करो पूरा, इधर देखें कि मान लिया कि कोई भी अस्थायी तत्व है, तो अस्थायी तत्व है उससे मिलकर एक पदार्थ बना हुआ है, मतलब उसमें कई सारे क्या हैं, उसके परमाणु हैं। जैसे कि हमने ले लिया रेडियम, ले लिया रेडियम कैसा है, उदासीन, अस्थायी है, अनस्टेबल है। तो ये लगातार स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वहां से क्या कर रहा होगा, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहा होगा। तो मान लिए कि स्टार्टिंग में इसके जो परमाणु हैं वो कितने हैं, एन नॉट है। किसी टी समय पर लगातार इसके परमाणुओं की संख्या में, जैसे कि हम t इक्वल टू 0 सेकंड पर देख रहे हैं, t इक्वल टू 0 सेकंड पर देखें तो परमाणु की संख्या कितनी थी, एन नॉट। स्टार्टिंग में टोटल पार्टिकल कितने थे, एन नॉट, जब हमने रेडियम लिया था। लेकिन वो अस्थायी है, लगातार स्थायित्व को प्राप्त करता हुआ जा रहा है। अस्थायित्व को प्राप्त करने से मतलब है कि इसका ये वाला परमाणु है लगातार अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहा होगा। तो मतलब अल्फा बीटा गामा कणों का जब क्षय होता है, तो हमने सेगर चार्ट में पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो क्या होती है, चेंज होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या लगातार क्या होती है, चेंज, जब अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय होता है। तो प्रोटॉन्स की संख्या चेंज हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका परमाणु क्रमांक चेंज हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि रेडियम कहीं ना कहीं किसी अन्य स्थायी तत्व में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्थायी जो तत्व है उस थोरियम में ये लगातार क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। रेडियम किसमें चेंज हो रहा है, थोरियम में। इस तरह से लगातार वो चेंज हो रहा है। तो हमने मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर जो रेडियम के पार्टिकल्स हैं, यानी कि तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं, एन नॉट पार्टिकल्स हैं। लेकिन जैसे ही समय t हुआ तो इसके पार्टिकल्स की संख्या में कुछ कमी हुई, उस संख्या को हमने मान लिया कितना, कैपिटल N। तो आगे और समय देखते हैं कि t प्लस dt समय पर, t प्लस dt समय पर, इतने समय पर देखते हैं तो परमाणु की संख्या इससे कम रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए, कमी हो जाएगी, n नॉट, फिर n है, n हमेशा क्या होगा, n नॉट से कमी रहेगा। लगातार परमाणु की संख्या है वो रेडियम पार्टिकल से कम होते हुए जा रहे हैं, किसमें चेंज हो रहे हैं लगातार, वो थोरियम में। तो t प्लस dt समय पर परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, n माइनस के, मान लिया dt समय में कितने पार्टिकल्स इसमें से 6 हो गए, n माइनस के dn। तो हम ये कह सकते हैं कि dt समय में कितने पार्टिकल क्षय हो रहे हैं, कितने पार्टिकल विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मतलब अन्य तत्वों में चेंज हो रहे हैं, dn पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणुओं के विघटन की दर के लिए हमने समय का भाग दे दिया। तो रदरफोर्ड सोडी के अनुसार क्या होता है कि किसी भी परमाणुओं के विघटन की दर उस समय t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होगी, समानुपात में होगी। कि किसी भी परमाणुओं के विघटन की जो दर है, अस्थायी परमाणु है उसकी लगातार विघटन की दर है वो प्रोपोर्शनल होगी उस समय t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के। तो परमाणु की संख्या t समय पर कितनी है, n है, उसके प्रोपोर्शनल होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नेगेटिव साइन क्यों है, तो नेगेटिव साइन क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि रेडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें लगातार क्या आ रही है, समय के साथ साथ कमी हो रही है। रेडियम है, जैसे कि मान लिए स्टार्टिंग में 1000 परमाणु है, लगातार चेंज होते जा रहे हैं, किसमें, थोरियम में। तो एक ही थोरियम बनेगा तो 999 रह जाएंगे, 2 बनेंगे तो 998। इस तरह से लगातार
जो हमारे पास रेडियम है उसके परमाणुओं में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस के dn अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा n, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। हेयर यहाँ लैम्बडा है वो कहलाता है क्षयांक, क्या कहलाएगा, क्षयांक। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम डिके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिके कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिके कांस्टेंट। तो अब इसको हम ये करते हैं कि dn अपॉन n इक्वल टू लैम्बडा dt और माइनस इस तरह से लिख सकते हैं, n को नीचे ले गए, dt को इधर ले गए, dn अपॉन n इक्वल टू माइनस के लैम्बडा dt। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, क्योंकि हमने अल्पांश समय dt के लिए बात की है, पूर्ण समय के लिए बात करें तो समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे dn अपॉन n इक्वल टू माइनस के लैम्बडा dt और इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो लिमिट लगाएंगे। तो देखें जब समय t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल्स की संख्या हम कितनी लेकर चल रहे हैं, n नॉट। लेकिन जब भी समय t है तो उस t समय पर पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, n। t समय पर पार्टिकल्स की संख्या n है, क्योंकि t इक्वल टू 0 समय पर पार्टिकल्स की संख्या है n नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन n का कितना हो जाएगा, log e में हो जाएगा n, ये हो जाएगा। इस पर अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट लगेगी तो n, और नीचे हो जाएगा n नॉट माइनस के लैम्बडा कांस्टेंट है, t पर लगेगी लिमिट t माइनस के 0। इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो log e n माइनस के log n अपॉन n नॉट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log n माइनस के log n नॉट, इस तरह से लिख लिया, माइनस के लैम्बडा t, और इसको कितना लिख देंगे हम, log e log a माइनस log b कितना हो जाता है, n अपॉन n नॉट log a अपॉन b इक्वल टू माइनस के लैम्बडा t। इसको कितना लिख देंगे, n अपॉन n नॉट, एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा माइनस के लैम्बडा t। तो इसको कितना लिख देंगे हम, n इक्वल टू n नॉट e की पावर में माइनस के लैम्बडा t। ये किसका आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इस वाली को, और इस वाली को बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है कि किसी समय t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या से किस तरह से कम होती हुई जाएगी, लगातार कम हो रही है, लेकिन कैसे होगी वो कम, एक्सपोनेंशियली। यदि हम इसका ग्राफ देखें तो वो ग्राफ किस तरह से आएगा कि समय t में और परमाणु की संख्या n में यदि हम ग्राफ खींचे तो वो लगातार परमाणु की संख्या एक्सपोनेंशियली क्या होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है। मतलब स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर n नॉट है जब t इक्वल टू 0 है, और लगातार जो परमाणु की संख्या जा रही है वो इस तरह से जाएगी। और t इक्वल टू जब इनफाइनाइट समय होगा, इनफाइनाइट समय, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा। तो e अपॉन a की पावर इनफाइनाइट यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तब मतलब इनफाइनाइट पर जाकर जो पार्टिकल्स बचेंगे वो कितने होंगे, 0। मतलब सारे के सारे रेडियम किस में चेंज हो जाएंगे, थोरियम में चेंज हो जाएंगे। कितने समय पर, इनफाइनाइट पर। तो ये वाला जो कर्व है वो कहां पर जाकर मिलेगा, इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा। तो मतलब इसके लगभग पैरेलल होता चला जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में n नॉट है और n नॉट किस रूप में जा रहा है, e की पावर माइनस लैम्बडा t के फॉर्म में। तो लिखें इसमें, पहले हेडिंग को डाल दें, रेडियो एक्टिव विक्टन का नियम या रदरफोर्ड सोडी संबंध, या रदरफोर्ड सोडी संबंध, और लिखें इसमें रदरफोर्ड तथा सोडी ने रेडियो एक्टिव विक्टन के लिए, रदरफोर्ड एवं सोडी ने रेडियो एक्टिव विक्टन के लिए एक नियम दिया, रेडियो एक्टिव विक्टन के लिए एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखें आगे,
इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा शुरू, किसी समय सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर, किसी समय सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के, दोबारा सुने, किसी समय सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर, माना प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0, माना प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0, कॉमा समय t पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n, समय t पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n तथा t प्लस dt समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय हैं इतने, एक्टिव हैं मतलब बचे हुए हैं, सारे के सारे और तो किसमें चेंज हो गए, थोरियम में, तो बचे हुए परमाणुओं की संख्या है ये जो एक्टिव हैं। तो t प्लस dt समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n माइनस dn है। अर्थात dt समय में dn परमाणु विघटित होते हैं, अर्थात dt समय में dn परमाणु dt समय में dn परमाणु विघटित होते हैं, अतः परमाणुओं के विघटन की दर, अतः परमाणुओं के विघटन की दर इसको लिखते हैं यहां से माइनस के dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल होगी n के, और पूरा लिखते हैं इसको, यहां तक का पूरा लिख दे इक्वेशन नंबर 2 तक। समीकरण 1 के बाद एक लाइन लिख लेना यहां पर, समीकरण 1 के बाद यहां नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे, यहां नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है, यहां नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी होती हुई जाती है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी होती हुई जाती है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी होती हुई जाती है। इसके बाद पूरा कवर करो समीकरण नंबर 2 तक।
तो लिखना समीकरण नंबर 2 के बाद, समीकरण नंबर 2 के बाद लिखना उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 के बाद, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या में चरघातांकी रूप से, सक्रिय परमाणुओं की संख्या में चरघातांकी रूप से कमी होती हुई जाती है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या में चरघातांकी रूप से कमी होती हुई जाती है। इसे ही रदरफोर्ड सोडी संबंध कहते हैं, इसे ही रदरफोर्ड सोडी संबंध कहते हैं। इसे ही रदरफोर्ड सोडी संबंध कहते हैं एवं विघटन के नियम का चरघातांकी 6 नियम भी कहते हैं, एवं विघटन के नियम का, एवं विघटन के नियम का चरघातांकी 6 नियम भी कहते हैं, विघटन के नियम का चरघातांकी 6, चरघातांकी रूप से लगातार उसमें क्या आ रही है, कमी, इसलिए चरघातांकी 6 नियम। जो 6 हो रहा है, डिके हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, चरघातांकी रूप से, चरघातांकी 6 नियम कहते हैं। इसे ग्राफ के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसे ग्राफ के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे ग्राफ के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्राफ को बनाओ इसको, और इसमें एक चीज और देख सकते हो, आपने अर्ध आयु पढ़ा है, आगे आ रहा है वैसे, अर्ध आयु, अर्ध आयु मतलब जितने समय में परमाणु की संख्या अपनी प्रारंभिक परमाणु की संख्या की कितनी रह जाए, आधी। तो यहाँ पर n नॉट है, तो n नॉट अपॉन 2 यहाँ पर होगा, उसके संगत जो समय होगा, ये वाला समय जो होगा यहाँ पर, ये वाला, इसी समय को हम बोलते हैं यहाँ पर टी हाफ, अर्ध आयु टी हाफ, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर देना यहाँ पर, अर्ध आयु को भी यहाँ पर। इस तरह से चित्र को बना लो, इसको, ग्राफ को। एक्सपोनेंशियली लगातार परमाणु की संख्या में क्या होती हुई जाएगी, कमी होती हुई जाएगी। इसके बाद इसी में रदरफोर्ड सोडी संबंध में ही चल रहे हैं ये, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देना 6 अंक। 6 अंक, या बोलते हैं इसको डिके कांस्टेंट। तो इधर देखो 6 अंक के बारे में, जो डिके कांस्टेंट होता है, किस तरह से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम, दोनों समीकरण से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इससे देते हैं पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से किस तरह से डेफिनेशन देंगे इसकी, कि माइनस, समीकरण 1 से इधर देखो पहले, कि माइनस के dn अपॉन dt इक्वल टू कितने के बराबर है, लैम्बडा n के बराबर है। तो इसको हम लैम्बडा को इक्वल टू करके इस तरह से 1 अपॉन n और माइनस के dn अपॉन dt इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी परमाणु यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं हम। यहाँ पर n तो क्या है, t समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या, और माइनस के dn अपॉन dt, माइनस के dn अपॉन dt क्या है यहाँ पर, विघटन की दर, इसी को बोल रहे थे हम, विघटन की दर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इससे दे सकते हैं कि प्रति सक्रिय परमाणुओं की संख्या, जो प्रति सक्रिय परमाणु है, तो प्रति सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर ही कितने के बराबर होती है, प्रति सक्रिय परमाणुओं के विघटन की जो दर है वही क्या कहलाएगी, 6 अंक कहलाएगी। विघटन की दर जितनी ज्यादा होगी उसके लिए 6 अंक उतना ही ज्यादा होगा, और जिसके लिए विघटन की दर जितनी कम है टाइम के अकॉर्डिंग, उसके लिए 6 अंक का मान भी उतना ही कम होगा,
कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। तो विघटन की दर पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 सेकंड में 2 पार्टिकल विघटित हो रहे हैं या 3 पार्टिकल विघटित हो रहे हैं। तो 3 हो रहे हैं तो उसके लिए 6 अंक का मान ज्यादा होगा, जिसके लिए 2 हो रहे हैं उसके लिए 6 अंक का मान कम होगा। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से कि प्रति सक्रिय परमाणु के विघटन की दर ही क्या कहलाती है, 6 अंक कहलाती है। तो 6 अंक हेडिंग डालो और लिख दो इसको यहां तक जितना लिख रहा है। और लिखना है इसमें, लिखना अतः प्रति सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर को ही 6 अंक कहते हैं। अतः प्रति सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर को ही, प्रति सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर को ही 6 अंक कहते हैं। प्रति सक्रिय परमाणु के विघटन की दर को ही 6 अंक कहते हैं। ये यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन से भी हम परिभाषा दे सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है कि n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्बडा टी, इफ यहां पर हम इधर देखो कि लैम्बडा इक्वल टू अगर हम वहां पर 1/t लिख दें, लैम्बडा के स्थान पर यहां पर 1/t लिख दें, इफ तब कितना हो जाएगा n इक्वल टू एन नॉट e की पावर में माइनस के, लैम्बडा के स्थान पर 1/t इंटू टी, तो यानी कि n नॉट अपॉन e हो जाएगा, e इनवर्स t बाई टी हो जाएगा 1/t इंटू टी, इस तरह से लिख दिया n नॉट अपॉन e। तो यहाँ पर n ये कितना हो जाएगा 0.37 आता है इसकी वैल्यू इंटू n नॉट, n इक्वल टू एन नॉट मतलब 6 अंक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होगा। 6 अंक किसके बराबर है, समय के व्युत्क्रम के बराबर। कितने समय के व्युत्क्रम के बराबर, जब सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की कितनी रह जाए, केवल 37% रह जाए मतलब हम लगातार परमाणु की संख्या में कमी हो रही है, तो जहां पर भी जाकर परमाणु की संख्या कितनी रह जाएगी, अपनी प्रारंभिक परमाणु की संख्या की 37% रह जाएगी। मतलब यहाँ आ गई लगभग 50% तो यही हो जाएगी, 50% तो यही होगी परमाणु की संख्या। जहां पर परमाणु संख्या अपनी प्रारंभिक परमाणु संख्या की 37% रह जाए, तो उस समय को ही हम क्या बोल देंगे, उस समय के व्युत्क्रम को ही, उस समय के व्युत्क्रम को ही। जैसे कि माना कि यहाँ पर जाकर परमाणु की संख्या n नॉट का कितना रह गई, 37% ही रह गई यहाँ पर जाकर ठीक है 37% रह गई। तो इसमें हमें क्या करना है, तो उसके संगत जो समय आएगा उस समय का व्युत्क्रम कर देंगे, वही कितने के बराबर हो जाएगा, 6 अंक के बराबर। तो 6 अंक का मात्रक भी बता सकते हो यहाँ से, वो कितने के बराबर होगा, समय के व्युत्क्रम के बराबर। जैसे कि सेकंड है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और मिनट है तो मिनट इनवर्स, वर्ष है तो वर्ष इनवर्स। इस तरह से हम इसका मात्रक लिखते हैं, किसका, 6 अंक का। ठीक है, तो लिखें इसमें आगे, इसको लिख दो समीकरण 2 से पूरा। कि समय अगर समय का उस व्युत्क्रम के बराबर होगा जहां पर परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक परमाणु की संख्या की 37% रह जाएगी। तो लैंग्वेज भी लिखनी है इसके बाद। लिखना इसके आगे, अतः किसी तत्व के 6 अंक का मान, अतः किसी तत्व के 6 अंक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अतः किसी तत्व के 6 अंक का मान, डीके कांस्टेंट का मान
उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है, क्षयांक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जितने समय में परमाणुओं की संख्या अतः किसी तत्व के क्षयांक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जितने समय में परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 37% रह जाए, परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की 37% रह जाए। दोबारा सुने, अतः किसी तत्व के क्षयांक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जितने समय में परमाणु की संख्या अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या की 37% रह जाए। 0.37 को कितना लिख सकते हो, 37/100, तो कितना हो जाता है वो 37%। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।